Hi everyone, welcome back to Mind Review. I'm Sakshi Kaushik and this is your Sisraeli series जहाँ पे आपकी सिसरेली बुक में जो 15 चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स कवर कर रहे हैं. वी हैव ऑलरेडी कम अ वेरी लॉन्ग वे. 12 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं. अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू डू टू थिंग्स. फर्स्ट इज टू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें. And second is that if you really want to follow this Israeli series and cover your entire book with me in depth without actually needing to read the book again, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसराइली सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक है. वहां पे मैंने सारी की सारी जो पुरानी वीडियोस हैं पुराने चैप्टर से रिलेटेड है वो अरेंज कर रखी है एक प्रॉपर सीक्वेंशियल ऑर्डर में, सो यू कैन इजीली गो एंड स्टार्ट स्टडिंग. कूल. सो आज की वीडियो है पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 13. कल हम पार्ट 1 में क्या पढ़े थे? हम लोगों ने पढ़ा था साइको एनालिटिकल अप्रोच. ठीक है, अब आज जो पार्ट 2 है उसमें हम पढ़ेंगे नियो फ्रॉइडियंस का क्या अप्रोच था टूवर्ड्स पर्सनालिटी. सो बिफोर गोइंग इनटू नियो फ्रॉइडियन वन बाय वन हम ये समझ ले जरा कि नियो फ्रॉइडियन का मतलब क्या है, और अगर फ्रॉइड नाम आ ही रहा है तो हमने कल ही क्यों नहीं पढ़ लिया ये चीज. सो नियो फ्रॉइडियंस बेसिकली पता है कौन थे? दीज पीपल आर दोज हु वर एक्चुअली द फॉलोअर्स ऑफ फ्रॉइड. ठीक है, जो फ्रॉइड के सारे व्यू पॉइंट्स को मान रहे थे, उनके फॉलोअर थे, उनके सारे थ्योरी से अग्री कर रहे थे. बट देन देयर केम अ पॉइंट जहां पे कोई एक बात फ्रॉइड की ऐसी हुई या कोई दूसरी बात फ्रॉइड की ऐसी हुई जिससे उन्होंने अग्री नहीं किया. एंड देयरफॉर दे पार्टेड देयर वेज एंड दे वेंट ऑन टू एक्चुअली मेक एंड डिजाइन देयर ओन थ्योरीज बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट. सो हम अलग अलग न्यू फ्रॉइडियंस के बारे में बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल योर कार्ल गुस्ताव यूंग, योर अल्फ्रेड एडलर, कैरन हॉर्नाय, all of these people who were once the followers of Freud only, but now they have parted their ways. क्यों? because अब वो इतना ज्यादा अग्री नहीं करते फ्रॉइड के व्यू पॉइंट से. ठीक है, सो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कार्ल युंग से. कार्ल गुस्ताव युंग इनका पूरा नाम है. ओके, सो कार्ल युंग ने क्या बोला कि भाई सिर्फ अनकॉन्शियस नहीं होता. ठीक है, फ्रॉइड ने तो क्या बोला था कि पर्सनल अनकॉन्शियस होता है. रिमेंबर द लेवल्स ऑफ माइंड वी टॉक्ड अबाउट यस्टरडे कि हम सबका एक पर्सनल अनकॉन्शियस होता है जिसमें हमारी रिप्रेस्ड अर्जेस और वो सारी चीजें जो गिल्ट प्रोड्यूस करती हैं वो सब प्रेजेंट होती हैं. बट कार्ल युंग सेड दैट नो नो नो, दैट इज नॉट ट्रू. along with the personal unconscious, we all also have something known as collective unconscious. ठीक है, एज अ स्पीशीज हम सबका एक अनकॉन्शियस होता है. ठीक है, सो कलेक्टिव अनकॉन्शियस क्या है? इट इज द स्पीशीज मेमोरी ऑफ एंशिएंट फियर्स एंड थीम्स. तो जो हमारे पुराने हिस्टोरिकल फिगर्स थे या जो एवोल्यूशन होते होते हम जो आए हैं, तो उनसे हमसे पहले जो लोग थे, जो उस वक्त फियर्स थे, जो उस वक्त थीम्स थे, वो सारी मेमोरीज एज अ स्पीशीज हम लोग भी कैरी करते हैं. और वो किसका पार्ट है? वो पार्ट है कलेक्टिव अनकॉन्शियस का. दैट इज व्हाट यूंग टॉक्ड अबाउट. और ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस कैसे पता लगता है हमें कि प्रेजेंट है? जो पेंटिंग्स होती हैं, ठीक है, आर्ट, द म्यूजिक, द पोएट्रीज, उनके थ्रू पता लगता है कि एज अ स्पीशीज वी हैव सम कलेक्टिव मेमोरी. ठीक है, एंड जो यूनिवर्सल ह्यूमन मेमोरीज होती हैं उनको नाम दिया है आर्केटाइप्स का. ओके, सो हाउ इज कलेक्टिव अनकॉन्शियस एंड आर्केटाइप डिफरेंट? कलेक्टिव अनकॉन्शियस तो आपका हो गया कि वो सारा स्पीशीज मेमोरी, जो हमारे फियर्स और सारी चीजें जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, स्पीशीज से चली आ रही है. आर्केटाइप्स वो यूनिवर्सल ह्यूमन मेमोरी हो गई. ओके, अब ये हम आर्केटाइप्स के टाइप भी पढ़ेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा. सो युंग ने क्या बोला? कुछ टाइप्स ऑफ आर्केटाइप्स बताए. ओके, टाइप्स ऑफ आर्केटाइप्स. कूल. So he talked about persona, anima, animus and shadow. Okay, so what is persona? Persona basically होता है कि हम जो पर्सनालिटी वर्ल्ड को दिखाते हैं. एक तो हमारी ओरिजिनल पर्सनालिटी है, बट जब हम बाहर आउटसाइड आर होम वी स्टेप इनटू द वर्ल्ड, वी पुट ऑन अ मास्क. रियल में नहीं पुट ऑन करते मास्क, आजकल तो खैर कोविड के टाइम में वी डू पुट ऑन, बट देयर इज अ मास्क जो हमारी ओरिजिनल पर्सनालिटी को पीछे कर देता है और हम प्रिटेंड करते हैं टू बी somebody else, to have some other kind of personality. So that is also a type of archetype. That is also kind of universal human memory कि हमें ये मेमोरी है कि हमें कुछ और तरीके से बिहेव करना है दूसरे लोगों के सामने अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में. So that is persona. Shadow क्या है? Shadow is the dark side of personality. So all of us have some aspect to our personality that we also do not like and we do not want anybody else to know about it. So that is the dark side of a personality जो shadow archetype में है. और वो सब में है. क्यों? क्योंकि archetype ही collective memory है ना. ठीक है,
फिर आपका एनिमा और एनिमस आता है। तो कार्ल यूंग के अकॉर्डिंग क्या है कि इवन इफ यू आर अ फेमिनिन, ठीक है, स्टिल आप में कुछ मैस्कुलिन एस्पेक्ट्स होते हैं, एंड इवन इफ यू आर अ मैस्कुलिन स्टिल यू हैव सम फेमिनिन एस्पेक्ट्स। सो एनिमा इज द फेमिनिन साइड ऑफ मेन, ठीक है। तो जो मैस्कुलिन है, मेन है, उनकी जो फेमिनिन साइड है उसको हम बोलते हैं एनिमा, एंड एनिमस क्या होता है, मैस्कुलिन साइड ऑफ विमेन। ओके, so remember any one of them, the other will always be the opposite. Anima remember कर लो, माँ होता है, feminine होता है। okay, this is a very cliche thing but this will help you to remember, I believe. Anima है, माँ से end हो रहा है, so feminine side of men, men का feminine side anima, animus opposite ही होगा, masculine side of women, ठीक है। तो ये कुछ views हमारे कार्ल युंग ने रखे। उसके बाद दूसरे न्यो फ्रॉइडियन जो है अल्फ्रेड एडलर। अल्फ्रेड एडलर टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली। अल्फ्रेड एडलर ने बोला कि हम जब बच्चे होते हैं, हम बहुत ज्यादा यंग होते हैं, उस वक्त हम बहुत हेल्पलेस होते हैं एज क्रीचर्स। व्हाई हेल्पलेस? बिकॉज जो सारे अडल्ट्स हैं हमारे आसपास, जो ये पूरा वर्ल्ड है, इट इज सो इंटिमिडेटिंग फॉर अस दैट एवरीबडी इज पावरफुल, ओनली आई एम वीक। सिर्फ मुझे जरूरत है दूसरे लोगों की, दूसरे लोगों को मेरी जरूरत नहीं है। सो ये जो इंफीरियोरिटी की फीलिंग्स है, ये हम सब में होती है व्हेन वी आर यंग। तो इसीलिए एडलर ने क्या बोला कि हम सब का जो ड्राइविंग फोर्स होता है, समथिंग दैट इज ड्राइविंग अस टू लिव एंड लिव एंड लिव, दैट ड्राइविंग फोर्स इज टू सीक सुपीरियोरिटी। क्योंकि बचपन से हम वो इंफीरियोरिटी की फीलिंग फील करते आ रहे हैं, दैट आई एम द यंगेस्ट, आई एम द वीकेस्ट एंड ऑल ऑफ दैट। बट नाउ माई लाइफ्स मोटो और द ड्राइविंग फोर्स ऑफ माई लाइफ इज टू एक्चुअली सीक सम काइंड ऑफ सुपीरियोरिटी इन माई लाइफ, जहां पे मैं भी सुपीरियर फील कर सकूं, मुझे वो वीक वाली फीलिंग ना आए। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल ओवर कॉम्पेंसेट कर देता है, किस चीज को ओवर कॉम्पेंसेट, अपनी इंफीरियोरिटी फीलिंग्स को इतना ज्यादा कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करता है कि वो एक्सेस हो जाता है, देन क्या होगा, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाएगा, that the person will become very very arrogant, very very boastful about themselves, and all of these features will come into the picture. तो जो normal inferiority feelings है और superiority के towards आपका striving है, that is absolutely normal according to Adler, सब में होता है। but अगर कोई over compensate कर दे अपनी inferiority feelings के साथ deal करने के लिए, तो क्या होगा, superiority complex हो जाएगा, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट जो अल्फ्रेड एडलर ने दिया है, दैट इज रिलेटेड टू बर्थ ऑर्डर। सो एडलर सेड कि किस ऑर्डर में एक इंडिविजुअल का बॉर्न बर्थ हुआ है, वो भी उसके पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करता है। तो जो फर्स्ट बॉर्न्स होते हैं, according to Adler, the firstborns possess qualities like qualities of leadership, they are very very confident people। but उनके साथ क्या होता है, जैसे ही सेकंड चाइल्ड बॉर्न होता है, तो उन्हें एक सेंस ऑफ डीथ्रोनमेंट फील होता है। क्यों? आप सोचो, जो पहला बच्चा है जो एक फैमिली में आया है, उसको बिल्कुल एक थ्रोन पे बिठा के रखते हैं ना, एवरीबडी पैम्पर्स, एवरीबडी इज बिहाइंड देम, ओ दिस इज क्यूट एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। बट एज सून एज अ सेकंड चाइल्ड कम्स इन द फैमिली, थोड़ा सा नेग्लेक्ट हो जाता है फर्स्ट चाइल्ड, क्योंकि second child is still a baby, that child needs a little more attention as compared to the first child who is now a little older, ठीक है। तो फर्स्ट बॉर्न उस वक्त एक डीथ्रोनमेंट फील करते हैं कि यार ये क्या हुआ, अचानक से किसी एक नए बच्चे के आने से मेरे से सारा अटेंशन हट के उस बच्चे पे चला गया। सो बिकॉज ऑफ दैट दे माइट ऑल्सो हैव फीलिंग्स ऑफ इंफीरियोरिटी, ठीक है। फिर आपके मिडिल चाइल्ड जो होते हैं, मिडिल चाइल्ड बहुत डोमिनेटिंग होते हैं टुवर्ड्स देयर यंगर। तो मिडिल चाइल्ड के बाद जो बच्चा पैदा होते हैं, उनके टुवर्ड्स दे आर वेरी वेरी डोमिनेटिंग। देन योर लास्ट बॉर्न्स आर वेरी पैम्पर्ड बिकॉज दे आर द यंगेस्ट ऑफ द फैमिली, ठीक है, इन द फैमिली। सो वो बहुत ज्यादा पैम्पर्ड और स्पॉइल्ड काइंड ऑफ चाइल्ड होते हैं। And then they are also very creative, okay। Then finally we have the only child। only child kya hai, they are very very protected, they are overprotected, but they are also very very independent in doing their task। they never feel the feeling of dethronement, क्योंकि कोई और बच्चा आने ही नहीं वाला आगे, so dethronement भी नहीं होगा। ओके, सो दैट वाज अबाउट योर अल्फ्रेड एडलर। अब हम दूसरे न्यू फ्रॉइडियन के बारे में बात करते हैं, वो है कैरन हॉर्नाय। सो कैरन हॉर्नाय ने कॉन्सेप्ट दिया था वूम एनवी का। वूम एनवी क्या होता है? इसमें कैरन हॉर्नाय ने बोला दैट बिकॉज द मेन, दे कैन नॉट बिकम प्रेग्नेंट, दे कैन नॉट बियर अ चाइल्ड, सो देयरफॉर वो जेलस करते हैं, वो एनवी करते हैं विमेन से, बिकॉज विमेन हैव दैट वूम, have that capacity to give birth to a child, okay। so that is womb envy that men face।
Then very famous concept of Karen Horney is your basic anxiety. So Horney ने क्या बोला कि little similar to what we saw previously also, जो हमने एंजाइटी का अल्फ्रेड एडलर में देखा, तो कैरन हॉर्नर ने बोला कि चाइल्डहुड में हमें बेसिक एंजाइटी फील होती है. ओके, नाउ हाउ माय एंजाइटी इज रेसिप्रोकेटेड बाय माय केयर गिवर्स वुड डिटरमिन कि मेरा आगे कैसा पर्सनालिटी शेप होने वाला है. अगर तो जो मेरी बेसिक एंजाइटी है, जो मेरे बेसिक नीड्स हैं बचपन में, वो अच्छे से फुलफिल होते हैं, मुझे लव मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है अपने पेरेंट्स से, वार्मथ मिलता है अच्छे से, देन तो आई विल ओवरकम दैट बेसिक एंजाइटी. बट इफ आई हैव एन अपब्रिंगिंग दैट वाज वेरी लेस सिक्योर, in which I did not get a lot of love and affection from my primary caregivers or parents, then what will happen? I will not be able to overcome that basic anxiety. Instead, my personality will become very neurotic. I might become very emotionally unstable and very reactive. ठीक है, सो ये कैरन हॉर्नाई का कॉन्सेप्ट था बेसिक एंजाइटी का. Now the last neo-Freudian that we will be talking about today is Erik Erikson. और भी काफी सारे neo-Freudians हैं, so don't think that it is limited till here, but we are strictly following your Israeli book, तो हम यहाँ तक लिमिट करेंगे. आपको और पढ़ना है तो जो और वीडियोस हैं इस चैनल पे आप देख सकते हैं, बुक्स हैं आजकल बहुत सारी अवेलेबल, आप पढ़ सकते हैं. ओके, सो एरिक एरिक्सन के बारे में आप लोगों को पहले से पता होगा. आई डोंट थिंक आई नीड टू रिपीट इट अगेन, बिकॉज जब हमने डेवलपमेंटल द लाइफ स्पैन डेवलपमेंट और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर किया था, तो हमने बड़े अच्छे से कवर किया हुआ है एरिक एरिक्सन को. ठीक है, सो इन्होंने क्या किया, हाईलाइट किया द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स. एरिक एरिक्सन अग्री नहीं करते थे फ्रॉइड के साइकोसेक्सुअल स्टेजेस से. So what he did, he formulated his psychosocial stages of development. इन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है कि पर्सनालिटी बहुत ऐसे ही ओरल एनल फैलिक स्टेज में डेवलप हो जाती है. वी हैव लाइफ टू डेवलप द पर्सनालिटी. इन्फेंसी से लेके ओल्ड एज तक, इफ यू रिमेंबर, ही टॉक्ड अबाउट ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस dependency and all of these things. He also talked about identity formation, adolescence की जो बातें, identity confusion. फिर इन्होंने old age तक आते आते भी बात की थी. And all of these stages have been clearly covered by Erikson, है ना. इन्होंने इन्फेंसी से लेके ओल्ड एज सबके बारे में बात की कि एक इन्फेंट कैसा फील करेगा, फिर एक टॉडलर कैसा फील करेगा. ठीक है, इन्फेंट फील करेगा आपका बहुत ज्यादा कि ट्रस्ट करें एनवायरमेंट में या मिसट्रस्ट करें. दीज वर्च्यूज आर ऑल्सो डेवलप्ड आफ्टर दैट, होप, विल एंड एवरीथिंग. सो इफ यू आर अनश्योर अबाउट दी स्टेजेस ऑफ एरिक एरिक्सन, so you will have to go back to chapter of developmental psychology and study that. Or what you can do is you can simply search on YouTube Erik Erikson's psychosocial stages mind review. तो आपको मेरी ही वीडियो मिल जाएगी एरिक एरिक्सन के psychosocial stages cover करते हुए. I'll try if I can put it on the I button also over here if you really want to cover that. But ये हम पहले cover कर चुके हैं, so I'm not going to get into a lot of details. ठीक है, चलिए आज की वीडियो को यहीं पे करेंगे समाप्त. और आज हमने आपके न्यू फ्रॉइडियंस की पूरी अप्रोच कवर कर ली है. आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे. एंड डोंट फॉरगेट टू प्लीज शेयर द वीडियो विद योर साइकोलॉजी मेट्स. उनको भी पता लगे कि ये कुछ सिसरेली सीरीज चल रही है जो उनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है. ठीक है, तो वो आपसे जो बार बार डाउट पूछते हैं, आप उन्हें सीधा वीडियो का लिंक भेजिए, बोलिए यहाँ पे सारे डाउट क्लियर होंगे. ठीक है, चलो. So till then, have a very good day. Keep studying psychology and stay subscribed to Mind Review. Bye bye.